कालचक्रं भवति गतिमद् निरन्तरम्। एतस्य च कालस्य गतेः भवति सापेक्षं समग्रस्य ब्रह्माण्डस्य जगतः वा सर्वविधमपि नैसर्गिकं व्यावहारिकं च कार्यजातम्। अथ एवं महिमान्वितस्य कालस्य अपरिमेयत्वम् अनन्तं वैभवं च ज्ञातुं वयं सृष्टेः सर्वथा आरम्भात् प्रभृति एव कालगणना, कालचक्र, समययात्रा इत्यादिभिः शब्दैः प्रयत्नशीलाः स्मः इति तु सुविदितमेव। कालात् स्रवन्ति भूतानि, कालाद् वृद्धिं प्रयान्ति च, काले चास्तं नियच्छन्ति, कालो मूर्तिरमूर्तिमान्। जन्यते जीवमात्रम् अधिकालं, कालतत्त्वे च एतस्मिन्नेव लीनं जायते जगदपि। निस्सन्देहं समग्रसृष्टेः आरम्भः अन्तः च कालतत्त्वस्य कालचक्रस्य वा सापेक्षतां भजेते। वस्तुतः समयशब्दबोध्यमपि कालतत्त्वम् आप्राचीनकालतः एव भारतीयज्ञानपरम्परा माध्यमेन सूर्यचन्द्रनक्षत्रादीनां खगोलीयानाम् अन्तरिक्षस्थानां वा अनेकतत्त्वानाम् आलोके अधिकस्पष्टतां प्रति एति। वैदिक वाङ्मय से हम यह भी जान पाते हैं कि कैसे अत्रि ऋषि ने सूर्य को आधार बनाकर महीनों की व्यवस्था का सर्वप्रथम निर्माण किया। उनका मंत्र में अथर्ववेद में मिलता है, जो कि कुछ इस तरह का है, दिवित्वा अतिर्धारित सूर्य माशाय कर्तव्य। इसी प्रकार तांड्य और जैमिनी ब्राह्मण से हमें पता चलता है कि कैसे सप्ताहों की व्यवस्था का निर्माण जमदग्नि ऋषि ने किया। और सबसे बड़ी बात, जिसका विश्व में कोई दूसरा उदाहरण समकक्ष नहीं है, वो ये कि यशकण्व ऋषि हमें बताते हैं कि सूर्य की अवधि 24 घंटे की है, जब वह हमारे आकाश में प्रकाशित होता है तब भी, और जब हमारे आकाश से परे कहीं और प्रकाशित होता है तब भी। कालगणना प्रपञ्चस्य आरम्भः सृष्टेः समुत्पत्तितः एव। अथ च एतस्य कालस्य लघुतमानां दीर्घतमानां च एककानां विषये वैदिकसाहित्यं खगोलशास्त्रस्य अथवा कालसम्बद्धस्य विज्ञानस्य आरम्भबिन्दुना संवत्सरस्य वा वर्षस्य वा मापदण्डैः सह अद्यत्वे अपि अत्यन्तं प्रासंगिकरूपेण अस्ति प्रतिबिम्बितम्। वैदिक काल गणना में संवत्सर के 2 आरंभिक बिंदु भी सुनिश्चित किए गए। लगद की वेदांक ज्योतिष के अनुसार यह बिंदु होता था माघ महीने में, जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। इसका प्रचलन महाभारत काल के कुछ समय पश्चात तक रहा, किंतु इसके समानांतर सभी वेदों के सभी ब्राह्मण ग्रंथों ने एक दूसरे बिंदु का भी चयन किया, जो आज तक हमारी परंपरा में है। यह बिंदु था फाल्गुन पूर्णमासी के दिन, जब चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब हमारा संवत्सर शुरू हुआ करता था। यही आज का विक्रम संवत है। यद्यपि आधुनिक जगति कालगणनायाः सर्वाधिक लोकप्रिया प्रणाली भारतीय प्रणालीतः भिन्ना, तथापि भारतीय कालविभाजन व्यवस्थायाः महत्त्वम् अवगम्य अद्यतनसमाजः अद्यापि ज्योतिषशास्त्रीय ज्ञानेन सह प्राचीन भारतीय व्यवस्थायाः सूक्ष्मैककैः प्रभावितः इव दृश्यते एव। कालगणना की कई इकाइयों का वर्णन मिलता है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार निमेषश्री लवोज्ञेय आमना तस्ते त्रयः क्षणान् पंचबिंदु काष्ठाम लघुता दश पंचचः। इसी प्रकार ज्योतिष रत्नाकर में भी कालगणना की एक विधि दी गई है, जहां कमल की पंखुड़ी को सुई से भेजने में लगने वाले समय को त्रुटि कहा गया है। अहो के हो और रात्र के रा से बना है होरा। अंग्रेजी शब्द आर का आधार भी होरा ही है, जो कि मूलतः ग्रीक शब्द होरा से बना है तथा ग्रीक भाषा और संस्कृत के बीच में संबंध भी स्थापित करता है। कालस्य एककानां हि एतेषां ज्ञानानुसारी अनुप्रयोगः प्राक्कालिकं पारम्परिकं खगोलशास्त्रसम्बद्धं भारतीय विज्ञानवैभवमेव ब्रह्माण्डस्य समकालिकतथ्यानां कालसापेक्षतायाः च दृष्ट्या सम्मुखम् उपस्थापयति इति निस्सन्देहम्। श्रीमद् भागवत महापुराण की जब हम बात करते हैं तो सतयुग में राजा काकुत्मी का बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मलोक जाना और वहां से वापसी तक 27 महायुगों का बीतकर 28वें महायुग चलने का प्रसंग कई अनकहे सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। यहाँ ब्रह्मलोक के उस विशाल गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर वापस पृथ्वी पर आना बताता है कि उस समय का तकनीकी और यांत्रिक ज्ञान कितना उच्चतम स्तर का था।
नूनं कालगणनायाः कालचक्रस्य वा सकलवैज्ञानिकसङ्कल्पनासम्मतं स्वरूपम् आधुनिकविज्ञानसापेक्षं भारतीयसमाख्यानां प्रामाणिकत्वम् अवगमयति एव इति निःसंशयम्।